हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज की क्लास में आरसीसी का कुछ टर्म और देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बार के बारे में देखा था, कितनी तरह के बार होती हैं। प्रबलन इस्पात का आकार, शेप कौन कौन सा होता है, जैसे गोल छड़ें होती हैं, राउंडेड शेप। डिफॉर्म बार में कौन कौन सा होता है, विरूपति क्षेत्र, ठीक है। और एठी हुई छड़ें, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बार, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ तक देख लिया था। सबसे अच्छा कौन सा होता है, ये वाला होता है डिफॉर्म बार, हम ज़्यादातर यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो होता है प्रबलन जो है सबसे ज़्यादा मिलता है और हमारा इस्पात जो है सबसे कम लगता है। कितना लगता है, 40% लगता है, ठीक है। इसलिए ये सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये सब हमने देख लिया था। यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफिनेशन हम देख लेते हैं, छोटी सी डिफिनेशन है। ठीक है, डिफिनेशन क्या है, विरूपति व मतलब डिफॉर्म बार या एठी हुई छड़ों को HYSD बार क्या कहते हैं। डिफॉर्म बार जो होती है और आपकी एठी हुई छड़ों को HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार कहते हैं। इन्हें टॉर स्टील भी कहा जाता है आजकल, ठीक है, टॉर भी बोलते हैं। आजकल बाज़ार में TMT के नाम से बिकती हैं। ये TMT का जो फुल फॉर्म है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, जिसको हम FE 415 FE 500 में उपलब्ध है। FE का मतलब होता है सिंपल, 415 न्यूटन पर एम। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 415। इसकी स्ट्रेंथ जो 415 बताता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ द पॉइंट्स। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं माइल्ड स्टील कर्व में, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। ये जो आप माइल्ड स्टील देख रहे हैं किस किस चीज़ का है। पहला जो है, एक तो जो हमने HYSD बार जो ले रहे हैं, माइल्ड स्टील जो हम यूज कर रहे हैं, पहला कर्व, ये वाला कर्व जो है आपका, ये कर्व जो आप देख रहे हैं, ये वाला कर्व, ये कर्व आपका किसका है, माइल्ड स्टील का है, ठीक है, माइल्ड स्टील का है। और आपका जो ये वाला कर्व है, ये हमारा कंक्रीट का है, ठीक है। और जो ये वाला कर्व है, ये किसका है, कास्ट आयरन का है, ठीक है, कास्ट आयरन। इन तीनों में क्या क्या फ़र्क हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा माइल्ड स्टील होता है उसमें क्या होता है, उसमें डक्टिलिटी, माइल्ड स्टील में क्या होती है, डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जब भी फेल होगा तो वो फेल होने में थोड़ा क्या कर देगा, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। और जैसे हमारा कंक्रीट है, उसमें डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी वगैरह उसमें होती नहीं। वो क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। तो हम जो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है तो सरिया हम इसीलिए तो प्रोवाइड करते हैं टेंशन में। जैसे आप मान के चलिए, कैसे टेस्टिंग कैसे करते हैं, जो हमारे पास UTM मशीन होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें बहुत सारे टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो बार होता है, ये मान लीजिए बार है हमारा, माइल्ड स्टील बार लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे करके होता है, ये इधर ऐसे होता है, ठीक है। ये फिक्स करने के लिए होता है। ये चीज़ें जो है क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए होती हैं। बार की लेंथ तो इतनी ही होती है, जो हमें L जो है इतना ही होता है। बाकी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिक्स, उसमें जो है जब हम UTM मशीन में रखेंगे तो उसको क्या है, फिक्स हो जाए सही तरीके। जब फिक्स हो जाएगा तभी तो हम लोड अप्लाई करेंगे। फिर हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं, लोड लगा के उसमें हम टेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे टेंशन लगा के खींचते हैं। तो हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इसका कर्व कैसा आता है, कहाँ कहाँ पे यील्डिंग शुरू हो जाती है और फ्रैक्चर किस पॉइंट पे जो है जाके ये फ्रैक्चर हो रहा है, ठीक है। ये हम इसमें चेक करते हैं माइल्ड स्टील में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। और ये जो माइल्ड स्टील जो होता है, ये किस बेसिस पे काम करता है, ये जो होता है इस हुक्स लॉ वैलिड होता है, जहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन।
जो हम स्ट्रेन के बराबर हो जाए, जो हम इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बता देगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ तक वैलिड होता है, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड, हुक्स लॉ जो वैलिड होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक वैलिड होता है। ठीक है, जैसे अब एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि हम स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं और स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है, स्ट्रेस जो है इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, इसको आप बेसिकली समझ सकते हैं, जब तक आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा नहीं होगा। तो स्ट्रेन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेन डिपेंडेबल है किस पे, स्ट्रेस पे। ठीक है, स्ट्रेस डिपेंड नहीं है स्ट्रेन पे। ठीक है, स्ट्रेस जब हम स्ट्रेस देंगे किसी बॉडी में तभी तो उसमें स्ट्रेन डेवलप। जैसे मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने टेंशन ले रहे हैं, तो ये बॉडी क्या होगी, थोड़ा इसकी लेंथ क्या करेगी, पहली लेंथ एल थी, अब ये क्या करेगी, एल नॉट हो जाएगी। तो एल नॉट हो गया तो कितना बढ़ गया, कुछ हो गया, कुछ इसमें स्ट्रेन बढ़ा, कितना बढ़ा, स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ पहले ये कितनी आई, एल नॉट अपॉन एल जो ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, ये ऐसे हम करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना चेंज हुआ वो हमें क्या होगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम स्ट्रेस जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू डिपेंड करती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक्स एक्सिस पे हम डिपेंड करती है वो वैल्यू, वो हम लेके चलते हैं, और वाई एक्सिस पर हम लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग याद, इंटरव्यू के क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा जो अब देखिए, जैसे हमने क्या है, हमने लोड, ये हमारा बार था, इसमें हमने क्या किया, टेंशन अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, फोर्स से खींचना शुरू किया हमने। अब कहाँ तक खींचा हमने, ये मान लीजिए ए पॉइंट तक गए हैं, यहाँ तक गए। ठीक है, ए पॉइंट तक क्या हो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन ए तक शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ तक लोड खींचा, जो भी बार था हमने खींचा, खींचने के बाद हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ए पॉइंट तक छोड़, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक छोड़ दिया, तो ये फिर बार जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम इसके बाद थोड़ा और जैसे हम लोड लगाएंगे, थोड़ा और हम इस बार को थोड़ा और हम खींचेंगे, इधर खींचें, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा कर्व डेवलप होगा, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हल्का सा कर्व आ रहा है, कर्व डेवलप होगा, हल्का इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, लेकिन अब भी क्या होगा, वो इलास्टिक लिमिट के अंडर में होगा। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, ए बी के बीच में क्या होगा, हल्का सा कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, ऐसा कर्व आएगा, तो वो भी क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंडर में होगा। फिर अगर हम उसके बाद जैसे सी पॉइंट पे देखें, जैसे हम उसके पास थोड़ा सा और लोड, जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, लोड और इंक्रीज किया। ठीक है, बार में लोड इंक्रीज किया तो क्या होगा, लोड जैसे जैसे हमने इंक्रीज किया, तो अब उस बार जो होगा उसमें क्या होगा, यील्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मॉलिक्यूल जो भी, अब यहाँ पे हम समझते हैं, एक तो लोअर यील्डिंग होता है यहाँ पे, ये समझिए आप लोग। ठीक है, ये वाला एक यहाँ पे सी अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और एक यहाँ पे सी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इन सी और सी डैश के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, कोई बहुत ही मामूली सा डिफरेंट होता है, उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी ये हमारा बार था, इसके मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा सा, जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत
हल्का सा चेंजेज आता है इसमें, क्या इसमें टेंशन डेवलप होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स खींच रहा है इधर, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है। इसको हम स्टडी कहाँ पे कर सकते हैं, केमिस्ट्री में बहुत डीप स्टडी करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ इतनी डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे अब जो ये वाला पॉइंट है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं ई। ये वाला पॉइंट जो है डी, ये वाला पॉइंट जो है ई। अब हम डी ई का जो कैसा बनता है, यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया है, डी ई का ऐसे जिगजैग बनता है, ठीक है। मतलब अब हम जब लोड और ज़्यादा इस बार में लोड और ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, लोड और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लोड, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की लेंथ क्या हो रही है, लेंथ तो जो एल है, लेंथ एल ही रहेगी, लेंथ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ मॉलिक्यूल क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं एक दूसरे, ये वाला मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है। जाहिर सी बात, बार जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, हर पार्टिकल क्या एक दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से वहाँ तक जो होता है, इसको अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करके छोड़ देंगे तो यहाँ तक नहीं आएगा, तो ठीक है। यहाँ अगर हम यहाँ पे लोड लगाया, लोड लगाने के बाद हमने क्या किया, छोड़ दिया, तो अब ये इलास्टिक लिमिट के अंडर में नहीं आ गया। अब ये किस लिमिट में आ गया, अब ये प्लास्टिक लिमिट में आ गया। अब हम लोड लगाने के बाद भी छोड़ देंगे तो वो किस में पड़ा रहेगा, जहाँ पे हमने लोड लगा के छोड़ा था, तो वो प्लास्टिक लिमिट के ही अंडर में रहेगा, ना कि वो इलास्टिक में नहीं जाएगा। अब ठीक है, इससे पहले जो हम लगा रहे थे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, तो इलास्टिक किस लिमिट के अंडर में आ रहा था, इलास्टिक लिमिट के अंडर में आ रहा था। जब इलास्टिक लिमिट के अंडर में आ रहा था, अगर हम वहाँ पे लोड लगा के लोड लगाने के बाद हमने लोड लगाना क्या किया, बंद कर दिया, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था। अब हमने लोड इतना ज़्यादा लगा दिया है वहाँ पे कि अब हम उसको अगर लोड हटा भी दे रहे हैं तो भी वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जा रहा है। जिस पोजीशन में लोड लगा के हमने छोड़ा है उसी प्लास्टिक लिमिट उसी लिमिट में पड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे अब यहाँ पे हैं अल्टीमेट कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब फिर उसके बाद ये जो बार, इसके बाद फिर हम इसमें क्या लोड लगाते गए, फिर और लोड लगाया, लोड हमने और इंक्रीज किया, लोड बढ़ाते गए। अब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट आ गया जो मैक्सिमम लोड दे देगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैक्सिमम लोड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस हमें मिल जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात, जब मैक्सिमम लोड मिलेगा तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी तो मिलेगा, वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा। और इस पॉइंट पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखो आप लोग, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस। और फिर हम ये वाला पॉइंट हम ये नीचे उतारें और यहाँ से देखो, और यहाँ से ये वाला इधर देखो, स्ट्रेस तो हमें इस वाले पॉइंट पे क्या हो रही है, कम मिल रही है। और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन जो है हमको क्या है, यहाँ पे स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मिल रही है। स्ट्रेन कितनी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, ठीक। क्यों ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि लोड हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया है। अब मॉलिक्यूल्स क्या है, अल्टीमेट लोड पे पहुंच गया, अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच गया, मतलब चरम सीमा पे पहुंच गया। अब अगर हम इसको उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा लोड अप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएंगे, टूट जाएगा वो। तो दैट इज़ द पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डी। ये वाला पॉइंट डी था, ये ई था, ये एफ था, ये पॉइंट मान लीजिए डी ई एफ जी, ये वाला पॉइंट जी मान लीजिए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इससे नीचे जैसे हमने लोड लगाया तो जो भी हमारा बार था, ये बार क्या करेगा, फेल कर जाएगा, क्रश कर जाएगा, ठीक है, क्रश कर जाएगा। तो इसमें टूट जाएगा ये फ़ौरन, हमने जितना लोड ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, वो डिप्लोमा लेवल पे इतना ही काफ़ी है। कास्ट आयरन का क्या क्यों कर्व आता है, कास्ट आयरन का ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इसमें कोई यील्डिंग नहीं होती, नो यील्डिंग। फ्रैक्चर से पहले, फेल होने से पहले कोई यील्डिंग नहीं बताता, ठीक है। हमारा स्टील जो है, माइल्ड स्टील जो है, फेल होने से पहले क्या होता है, यील्डिंग बता देता है, ये समझ जाओ कि हम फेल होने वाले हैं, ठीक है।
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मरम्मत करा लेते हैं अपने जो कंक्रीट वगैरह जो भी हमारी होती है स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, डायरेक्ट फेल हो जाता है। और कंक्रीट भी क्या है, ये भी इसमें भी कोई यील्डिंग नहीं होती, इसका कर्व जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल यील्डिंग बहुत, इसकी भी क्या होती है, इसकी भी डक्टिलिटी जो होती है क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल होता है ये कंक्रीट, क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल होता है। और इसकी डक्टिलिटी जो होती है हाई होती है, इसकी जो होती है डक्टिलिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, इसका एक लेक्चर मैं अलग से वीडियो बना के डालूँगा। जो जो भी चीज़ें रह गई हैं एक सही वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करूँगा एक एक पॉइंट। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अगर इस कर्व में किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बताएगा। ओके, थैंक्स।